बजे से बैठेगा वो 9 बजे ही उठेगा, 20 में कोई छोड़ के उठा तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, 1 लाख की फाइन लग जाएगी। अब इसको सुन के सब लोग डर जाएंगे कि यार ये तो मतलब लीगल एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं, हम तो बैठेंगे ही नहीं, पहले ही साइन ही नहीं करेंगे। तो इस तरह का मतलब अगर लीगली एग्रीमेंट साइन करके आप बैठे तो आप बंध जाएंगे, आप उठ नहीं सकते 4 घंटा, ठीक है। और उठे तो पेनाल्टी लगी 1 लाख की। और मोरली अगर हमने बोल दिया कि आपको बैठना चाहिए, आप उठ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा होने का। ठीक है, हो गया डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब क्योटो प्रोटोकॉल के बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड आया था, रेड आया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए इसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग, इसका फुल फॉर्म ही जानना है, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है ना, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये हुआ। और RED++ का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ऐसे हुआ, पहले तो RED आप समझ लो, ये जो ऊपर लिखा गया है यही वही है RED। अब ट्रिपल+, एक प्लस का मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल+ में फर्स्ट प्लस है सस्टेनेबल फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सेकेंड प्लस का मतलब है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, तीसरा एक प्लस का मतलब इनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, enhancement of forest कार्बन स्टॉक। और रेड का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, ठीक, रेड का मीनिंग ऊपर लिखा हुआ है, ट्रिपल+ जो लगा है उसके ऊपर ये 3 इसके मतलब होते हैं। और नामा का क्या है मतलब? नेशनली एप्रोप्रिएट, मिटिगेशन एक्शन, ठीक है, नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन। मतलब इसका मतलब ये है, एक क्लॉज ऐड किया गया और सभी मेंबर कंट्रीज से रिक्वेस्ट किया गया कि आप लोग अपने अपने नेशनल लेवल पर एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। एप्रोप्रिएट मतलब उचित एक्शन लीजिए, और क्लाइमेट जो बढ़ गया है, क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो गया, उसको आप घटाइए। तो अंडर इट इंडिया इन जून 2008, अंडर इट इंडिया इन जून 2008 लॉन्च्ड क्या? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जिसको हमने वहां पर लिखा था NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हमने लिखा था ना वहाँ,
वहीं पर उसी देखो किसके अंदर आया, UNFCCC के अंदर आया। हमने वहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था, देखिए हमने बोला था NAPCC आ जाएगा इसको पढ़ाते हुए, UNFCCC पढ़ाते हुए, तो NAPCC आ गया। अब NAPCC रास्ते में आ गया, नामा का एक सब पार्ट है। नामा एक क्लॉज ऐड किया गया 2007 दिसंबर में, 2007 दिसंबर में, और फिर जून 2008 में इसी से इंस्पायर्ड होकर इंडिया ने अपने यहाँ NAPCC लॉन्च कर दिया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च कर दिया, जिसके अंतर्गत 8 गोल डिसाइड किए गए, 8 गोल बनाए गए क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। आप इसको लिख लो, फिर हम लोग लिखेंगे कि 8 गोल कौन कौन से हैं वो। सर US छोड़ के चला गया, उस पर पेनाल्टी नहीं लगेगी। एक्चुअली जो प्रोटोकॉल होता है ना, प्रोटोकॉल इज ए टाइप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जिसको साइन करने वाला छोड़ के जा भी सकता है, लेकिन अगर वही ट्रीटी साइन कर देता तो फुल पेनाल्टी लग जाती, फिर छोड़ के नहीं जा पाता। सर नामा का मतलब जस्ट एक क्लॉज है जो ऐड किया गया UNFCCC के द्वारा दिसंबर 2007 में, उसका फुल फॉर्म लिख दिया गया है। नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन की मतलब जो राष्ट्र जितना मजबूत है, जितना कमजोर है अपने क्षमता के अनुसार, वो क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेगा। हो गया डन। चलिए अब देखिए, अंडर नामा 8 अंडर NAPCC 8 टारगेट्स आर देयर, तो 8 टारगेट्स को लिखते हैं। अंडर NAPCC 8 goals were laid down, ठीक है, टू मिटिगेट CC means climate change and GW means global warming. To mitigate CC means climate change, GW means global warming. तो अब देखो पहला गोल क्या है, नेशनल सोलर मिशन, इसीलिए खूब सोलर पैनल खूब लगवाए गए। इसी मिशन के तहत, नेशनल सोलर मिशन के तहत खूब सोलर पैनल को इनकरेज किया गया, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं। ग्रीन एनर्जी भी टॉपिक है अपना, तो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, और जो थर्मल एनर्जी से बनने वाला इलेक्ट्रिसिटी है उस पर हम कम रिलाई करें, क्योंकि उसमें कोल जलाया जा रहा तो ज़्यादा GHG रिलीज हो रही है, तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया। देन नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी इफिशियंसी, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी इफिशियंसी, इसके अंतर्गत LED लाइट को प्रमोट किया गया अंडर द स्कीम उजाला स्कीम लाया गया ना, तो इसी स्कीम के तहत ला करके LED लाइट प्रमोट किया गया कि अब LED लाइट को यूज किया जाए, जो कन्वेंशनल बल्ब हैं, CFL है उसको हटाया जाए, ट्यूबलाइट है हटाया जाए। देन नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, ठीक है,
वाटर को भी कंजर्व किया जाएगा, ऐसा बोला गया। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। देन नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज, नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है। देन 7th, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। देन नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ठीक है, तो ये 8 जो गोल्स हैं इनको लॉन्च करके इंडिया ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सरवाजनामा इंस्पायर्ड बाय रेड, नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं। गौरव श्रीवास्तव, व्हाट इज योर डाउट, काइंडली आस्क। बोलिए, पूछिए अपना डाउट। आपका जो प्रीवियस कमेंट है ऊपर चला गया है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, डन। आपके डाउट यहाँ पर मुझे नहीं विजिबल हैं। सर ये सारे मिशन 2014 के बाद आए हैं। नहीं, ये तो 2008 में आया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ है, इंडिया उसके पहले भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने नामा तक आ गए, NAPCC भी हो गया। आगे अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर आते हैं। INDC जो था वहाँ देखो, INDC, हाँ यहाँ पर देखो, हम लोगों ने यहाँ से मूव कर लिए। यहाँ से क्योटो पढ़ा,
रेड पढ़ा, रेड ट्रिपल प्लस पढ़ा, नामा पढ़ा, INDC, ये उसी तरह से जैसे नामा है। इसमें जब ये फेल हो गया था ना, यूएस विड्रॉ कर लिया था क्योटो प्रोटोकॉल से, 2008 से 12 के बीच में इम्प्लीमेंट होना था क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट फेज, तो यूएस विड्रॉ कर चुका था। तो ये अभी मीटिंग करते तो क्या बात करते, कुछ तो बात करना था 2012 में। तो इन्होंने सोचा कि कुछ नया कर ही देते हैं, तो इन्होंने एक क्लॉज ऐड कर दिया, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की, मतलब जो देश जितना सक्षम है अपनी क्षमता के अनुसार, जो ज़्यादा क्षमतावान है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ग्रीन हाउस गैस इमिशन को घटाने में, और जो कम क्षमतावान है वो कम कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसा ये प्रिंसिपल बोलता है, दोहा वाला प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसके बाद देखो अब क्या है। दोहा वाले प्रिंसिपल के बाद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आ गया है। ये IS से इतना ही जानो कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। मोदी जी नए नए जीत के चुनाव गए थे 2014 में, दिसंबर 15 में मीटिंग हुई, तो एक साल हुआ था उन्हें PM बनने में। तो वहाँ जाके कुछ उनको सजेस्ट करना था, मतलब थोड़ा उनकी, आप जानते ही हो कि वो मतलब लीड करना चाहते हैं हर जगह। तो यहाँ पर भी उन्होंने बैठे गए तो सोचे यार इतने पढ़े लिखे लोग आए हैं और मैं इतना वीक एजुकेशनल बैकग्राउंड से कुछ तो ऐसा बता दूं। सारे सोचने लगे, एक तो हैंडशेक इतना तेजी करते हैं कि आदमी गिर जाए, दुबला पतला रहे। तो इन्होंने जाके वहाँ पर ये सजेस्ट कर दिया कि हम लोगों को इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना चाहिए। लोगों ने कहा वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आपने तो एकदम बहुत ही अच्छा सजेशन दिया। तो इन्होंने, सब लोगों ने कहा भाई आपने सजेशन दिया तो आप यहाँ ही इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। तो गुड़गांव जो है अब गुरुग्राम हो गया। तो लोगों ने देखो, ये जनवरी 2016 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और गुड़गांव में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। उस समय 26 जनवरी को जो गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे, वो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, तो वो भी आए थे। तो मेट्रो में बैठ के मोदी जी और वो फ्रेंच प्रेसिडेंट दोनों जनी गए और यहाँ इनोग्रेट किए गुड़गांव में। और इसमें 122 मेंबर हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ये सारे मेंबर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज वाले हैं। पोलर एरियाज वाले मेंबर रह के क्या करेंगे, वहाँ तो सनलाइट बहुत कम जाती है। टेम्परेट वाले रह के क्या करेंगे, वहाँ सनलाइट कम जाती है, इसलिए उनके यहाँ सोलर एनर्जी नहीं काम कर सकती है। तो कौन से कंट्री हैं 122, ये जो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ रहे हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे इंडिया भी सब ट्रॉपिकल है, आधा टेम्परेट आधा ट्रॉपिकल बताया था कल। तो ये वो कंट्रीज हैं और इसका काम क्या है, टू प्रमोट सोलर एनर्जी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बताना है। और कमेंट्स भी देखते चलूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो ये कब हेल्ड हुआ? इट इज आउटकम ऑफ पेरिस, इट इज एन आउटकम ऑफ COP21, ठीक है, जो कहाँ हुआ, दिसंबर 2015 में इन पेरिस, फ्रांस। इट इज एन आउटकम ऑफ COP21 दिसंबर, COP21 वाला जो 21वां COP हुआ था उसका ये आउटकम है। और एम क्या था इसका, अगेन वही, टू कट डाउन एंथ्रोपोजेनिक GHG, टू कट डाउन एंथ्रोपोजेनिक GHG, ठीक है।
और टाइमलाइन क्या है इसका इम्प्लीमेंट करने का, टाइमलाइन, तो टाइमलाइन था 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2030, ठीक है ना। इस बीच में घटाना है जीएचजी को। कब इफेक्टिव हुआ, इसको भी रिहर्सल करने के लिए लोगों ने नवंबर 2016 से ही लागू करा दिया, जिससे कि एग्ज़ाम डेट आने से पहले ही मॉक टेस्ट टाइप का होता है तो रेडी रहें। तो इस तरह से यहाँ पर ये रेडी किया गया, ठीक है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम। और नेचर कैसा है इसका, तो इट हैज़ legal binding on both developed and developing country। ये इस बार दोनों पर लीगली बाइंडिंग हो गया, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज with differential टारगेट, मतलब अलग अलग टारगेट दिया गया विद डिफरेंशियल टारगेट एज पर आईएनडीसी। अब यहाँ पर आईएनडीसी का रोल आया। आईएनडीसी जो अभी बताया था कि जो देश जितना सक्षम है उतना ही उसको टारगेट दिया गया। तो ये दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग मेंबर्स पर ये लीगली बाइंडेड हो गया इस बार ऐसा नहीं कि मोरल बाइंडिंग और लीगल बाइंडिंग, इस बार सबको पेनाल्टी लगने का बना दिया गया। हाँ, ये अलग बात है कि डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा टफ टारगेट दिया गया, डेवलपिंग को आसान टारगेट दिया गया, ठीक है, ऐसा कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझो आप। फॉर एग्जाम्पल, for European Union target was to cut down 40% GHG of 1990 level by 2030। और फॉर इंडिया के लिए देखो कितना थोड़ा इजी बना दिया गया टारगेट को। फॉर इंडिया टारगेट वाज टू कट डाउन 30 to 35% GHG of 2005 level by 2030। भारत के लिए थोड़ा आसान कर दिया गया, बेस ईयर पीछे ज़्यादा नहीं ले गए, थोड़ा प्रीपोन्ड कर दिए, आगे कर दिए। जैसे मैं अब इसको समझा दूं आपको यहाँ पर इस तरह से। देखो यूरोपियन यूनियन के लिए कि सपोज यूरोपियन यूनियन 1990 में सपोज 100 टन्स GHG एमिट करता था, ठीक है, 100 टन GHG एमिट करता था। तो और 2005 में सपोज इसने किया 1000 टन, तो इनको टारगेट दिया गया 2030 में आप कितना कर देंगे घटा के। इसका किसको बेस माना गया, इसको बेस माना गया। इसका कितना परसेंट घटा देंगे, 40%। तो इन्हें घटा के कितना लाना है, 60 टन लाना है। इन्हें घटा के 60 टन लाना है, ठीक है। ये तो दिया गया उसके लिए टारगेट, और हम लोगों के लिए थोड़ा आसान कर दिया गया। फॉर इंडिया
इंडिया के लिए देखिए, सपोज इंडिया भी 1990 में सपोज कुछ भी मान लेते हैं कि 10 टन रिलीज करता था GHG, और 2005 में आकर के हम लोगों ने कितना इमिट करने लगे, 100 टन इमिट करने लगे। फिर हम लोगों को 2030 तक, देखो एक क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जंबल हो सारे वर्ड, ठीक। 2030 तक हमें कितना घटा देना है, इसका 35%, इसका 35%, ये 30-35% लिखा ना, तो इसलिए 35% घटाएंगे 100 में से, तो कितना आ जाएगा, 65 टन, ठीक है। अगर हम लोगों को भी बोल देता कि 1990 में जितना आप इमिट करते थे उसका आप 35% घटाओ, तो हम लोगों को अभी 2005 में इतना बढ़ गए थे, 2030 में इंडस्ट्री ग्रो कराते तो और बढ़ते जाते, और ज़्यादा इमिट करते जाते, फिर घटा करके इसका 35% कम का मतलब 6.5 टन लाना होता, तो 6.5 टन लाना बहुत ही टफ हो जाता, अपनी इंडस्ट्री हमेशा के लिए बंद करनी पड़ती, ठीक है। इसलिए हम लोगों के लिए आसान टारगेट दिया गया। एक तो वैल्यू देखो 40 इनको दिया गया, ज़्यादा हमारा 35 है, कम है। दूसरा उनको बहुत पीछे से कैलकुलेट करने को बोल दिया, हम लोगों को उतना पीछे नहीं ले गया, तो इसलिए बेस ईयर हमारा आगे है, उनका बेस ईयर बहुत ही पीछे है। अब कोई बोल दे 100 साल पहले जितना, या कोई बोल दे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जितना ग्रीन हाउस गैसेज इमिट करती थी हमें आज उतना ही इमिट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सारी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी, फिर वहीं पर उसी तरह से लाइफ स्टाइल जीनी होगी जैसा कि इंडस्ट्री के न होने के पहले वाली लाइफ थी, केवल खेती पर, केवल फार्मिंग फील्ड पर डिपेंड था लाइफ, ठीक है ना। तो ये है, आप नोट कर लीजिए, ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है। हाँ, सबका कट ऑफ ईयर तो वही रहेगा, 2030 ही है। सर घुमा फिरा कर बात वही आ गई, उनको इतना डेवलप्ड होने के बाद भी 40% और इंडिया विदाउट डेवलपमेंट 35%। हाँ ये तो है। सर यूएसए ने यूएनएफसीसी से विड्रॉ किया या क्योटो प्रोटोकॉल से? नहीं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया है। सर फिर यूएसए विड्रॉ किया तो क्या यूपीएससी पे, क्या उस पे पेनल्टी लगेगा? अब देखो यूएसए सभी कंट्री का दादा है, अगर दूसरा कंट्री विड्रॉ करता सब मिलके उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देते, पेनल्टी लगा देते, लेकिन यूएसए सबका दादा है तो उसे अब कौन आंख दिखाए उससे। और दूसरा जो बड़ा पावरफुल बन रहा था चाइना, वो भी डिफाल्टर है, वो भी सबसे बड़ा इमीटर है, तो वो भी चाह रहा है यूएस, वो तो इंतजार कर रहा था कि यूएस छोड़े तो हम भी छोड़ें, उसको तो मौका मिल गया कि उसने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। अब ये दोनों नहीं करेंगे तो बाकी कहेंगे कि आप दोनों लार्जेस्ट एमीटर हो जीएचजी के, तो हम क्यों करें, हम क्यों सेक्रीफाइस करें। तो इस तरह से है, ठीक है ना। आप सभी ने नोट कर लिया?
हाँ, अब आर्य ने बोला कि अब तो लॉस एंजलिस जल रहा है फॉरेस्ट फायर की वजह से, तो ट्रम्प तो कुछ तो सोचेंगे, सोचना चाहिए, लेकिन नहीं सोच रहे हैं, तो क्या किया जाए। यूरोपियन ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन है ये यूरोपियन यूनियन का टारगेट है। सर मेरे क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, राहुल शुक्ला आ रहे हैं, बताओ क्वेश्चन क्या है आपके। सर नेचर ने पेनाल्टी लगाया अलग अलग अभी। हाँ यूएसए, हाँ नेचर ने पेनाल्टी लगा दी। अगर हम ऐसे नहीं मानेंगे तो एक दिन नेचर पेनाल्टी लगा देगा, फिर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और ज़्यादा ये कंट्री वंट्री डूबने लगेंगे, सी लेवल राइज बढ़ जाएगा। हम नहीं अगर पेनाल्टी लगाएंगे तो फिर नेचर ही पेनाल्टी लगाएगा, सबको डुबो वो देगा, या खूब ज़्यादा बारिश हो जाएगी, फ्लड व्लड आ जाएगा, क्लाउड बस्ट हो जाएगा खूब ज़्यादा, साइक्लोन खूब ज़्यादा आने लगेंगे। साइक्लोन जैसे बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा बनने लगे। पिछले 30 सालों में स्टडी की गई कि अब साइक्लोन बनने का जो फ्रीक्वेंसी है और उनका जो पावर है, मैग्नीट्यूड है, वो भी बढ़ गया, एनर्जी भी बढ़ गई। तो अब ज़्यादा डिजास्टरस हो रहे हैं, ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर इनका कोई भी मीटिंग सक्सेसफुली नहीं है। हाँ, इनका कोई मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ सर इनका। हाँ हाँ, आई गॉट योर कमेंट, आपने मल्टीपल टाइम लिख दिया है। सर यूएसए का क्या टारगेट था? यूएसए का भी टारगेट यही जो यूरोपियन यूनियन का टारगेट है, वही यूएसए का भी टारगेट था, लेकिन यूएस ने छोड़ दिया। सर कैसे मेजर करते हैं कि किस कंट्री ने कितना जीएचजी कट किया? UNFCCC के नोडल सेंटर्स होते हैं, या जैसे UNFCCC UNEP जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उससे एसोसिएट होती है, और उसका एसोसिएशन यहाँ भारत सरकार में MOEFCC से रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज से। तो जो ये डेटा देगी वो डेटा मान लेगी, लेकिन उनके भी ऑब्जर्वर होते हैं जो कि आके चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं से बिलीव कर लेंगे कि जो दिया वही मान लें। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। CCS क्या होता है? CCS का हमने लिखा, CC लिखा होगा हमने। CC का मतलब क्लाइमेट चेंज। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है ना। ग्रीन क्लाइमेट फंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में इसको विजुलाइज किया गया कि सब लोग ग्रीन क्लाइमेट फंड एक बनाएंगे, और इसमें जो डेवलप्ड कंट्री जो कि उन्होंने पॉल्यूट किया पूरे वर्ल्ड को, तो इसमें बोला गया कि 100 बिलियन US$ का एक ऐसा फंड बनाया जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम ग्रीन फंड कहेंगे, ग्रीन फंड कहेंगे। और इसको हर साल जितना इस 100 बिलियन दिया जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, दिया जाने का मतलब उन पे पेनाल्टी लगा के लिया जाएगा 100 बिलियन, सेम 100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज को दे दिया जाएगा कि अपने यहाँ वो ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएं, जैसे मेट्रो ट्रेन लगाएं, सोलर पैनल लगाएं, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी वाले प्लांट लगाएं, या कुछ जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मंगाएं अपने यहाँ, उसके लिए प्लांट लगाएं। तो इस तरह से वो डेवलपमेंट करें। तो देखिए $100 बिलियन एवरी ईयर, इट वाज प्रपोज्ड, अभी इट इज नहीं है, इट वाज प्रपोज्ड टू बी taken from developed countries on annual basis, इनसे एनुअल बेसिस पर लिया जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज से। एंड will be
given to developing countries annually to promote green technology based industries। ठीक है ना। and will be given to developing countries annually to promote green technology based industries। ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जितना हर साल लिया जाएगा 100 बिलियन उतना दे दिया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज को, कि जैसे वो ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रमोट कर सकें। अच्छा, अब ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, तो देखिए ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री, ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड industries like metro train, then electric vehicles, then green hydrogen, based industries। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इंडस्ट्री, देन सोलर पावर प्लांट एटसेट्रा। ये सब क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। तो इसके लिए ये बनाया गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस बार की जो मीटिंग थी अभी COP 29, इसी पर खूब हंगामा हुआ। COP 29 जो 11 नवंबर से 22 नवंबर तक चला है यहाँ पर 2024 में, कहाँ पर हुआ है, बाकू, कैपिटल ऑफ अजरबैजान। ठीक है ना, अजरबैजान में जो हुआ है ये मीटिंग, वहाँ पर खूब हंगामा हुआ, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड अब ये 100 बिलियन की जगह पर अब इस फंड की लिमिट कर दी जा रही थी 300 बिलियन US डॉलर। अभी 100 बिलियन देना नहीं शुरू किए थे, अभी ये बात हो गई थी कि ये दिया जाएगा। अच्छा, ये लागू कब से होना था, ये लागू कब से होना था, it was supposed to come into enforce from 1st January 2020 से लेकर के ये लागू होना था 31 दिसंबर 2030 तक ये चलना था। ठीक है ना, इस बीच में ये देना था डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, लेकिन वो दे नहीं रहे थे, डेवलप्ड कंट्री दे नहीं रहे थे। तो इस बार ये मीटिंग हुई, सब लोगों ने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों फाइन नहीं दे रहे हो। और UNFCCC पर प्रेशराइज किए डेवलपिंग कंट्रीज ने कि आपने बोला था कि उधर से मिलेगा पैसा, पैसा तो आ ही नहीं रहा, तो हम कैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशन घटाएं, हम नहीं घटाएंगे, आप दिलाओ पैसा तब हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन घटाएंगे, हम तब ग्रीन टेक्नोलॉजी लगाएंगे, नहीं तो हम नहीं लगाएंगे, हम इमिट करेंगे। ठीक है, तो इस मीटिंग में UNFCCC ने कहा अच्छा ठीक है, अब आपको हम ज़्यादा फंड दिला देंगे। तो लोगों ने कहा अभी तो जो प्रॉमिस किए थे वही नहीं दे रहे हो, तो नया फंड कैसे, तो लेकिन खुश करने के लिए उसने कहा नहीं, अब हम आप लोगों को 100 बिलियन के बजाय इंस्टेड ऑफ 100 बिलियन US डॉलर अब हम 300 बिलियन US डॉलर देंगे। तो अब डेवलपिंग ने पूछा कि कब से देंगे, तो बोले 2035 से देंगे, 2035 से। तो ये पागल बनाना हुआ ना, ठीक है, कि आप 100 बिलियन तो दे नहीं रहे हो, ऊपर से कह रहे हो हम आपको 300 बिलियन देंगे, कब से, 2035 से। 2035 अभी हम लोग 2025 में है, मीटिंग हुई तो 2024 में, और बोल गए कि 10 साल बाद देंगे। तो 10 साल बाद किसने क्या देखा, तब तक और हंगामा हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इसी पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मतलब टेंशन रहा पूरी मीटिंग में। डेवलपिंग और डेवलप्ड कैंप, दो कैंप बन गए थे। फाइटिंग वोटिंग नहीं हुई। 2007 में फाइटिंग भी हो गई थी बाली में, दिसंबर में 2007 में मीटिंग हो रही थी इंडोनेशिया बाली में। तो वहाँ पर जो नामा आया था ना, नामा और रेड ट्रिपल प्लस, ये लोग जब डेवलप्ड कंट्री कह रहे थे कि इसको डालो इस क्लॉज को, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर मोरल बाइंडिंग है, लेकिन इसके आ जाने से उनको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। तो वहाँ पर डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री ने कुर्सियाँ चला चला के मारे थे एक दूसरे को, ठीक है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट में होता है। तो यहाँ मारपीट होने से बच गई नहीं तो मीटिंग में ही हंगामा हो जाता। अब थोड़ा लोग सिविलाइज्ड फील कर रहे हैं। 2007 में कुर्सियां चला चला के पिटाई कर दिए थे, लेकिन इस बार नहीं किए। ठीक है, तो ये सपना दिखा रहे हैं कि हम 2035 से घबराओ नहीं, ये 100 बिलियन अभी नहीं देंगे या नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, विल बी गिविंग यू 300 बिलियन US डॉलर बाई 2035। इस पर प्रॉब्लम हो गई। तो ये है ग्रीन क्लाइमेट फंड। लाइक सरकारी स्कीम जिसमें डॉक्यूमेंट मिलता है बहुत, पर आता कुछ नहीं है। हाँ, विजेंद्र पाल ई सेइंग लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ, ऐसा आप कह सकते हो कि लॉलीपॉप दे रहे हैं। सर पेरिस क्लाइमेट टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकता है? आप क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं डियर, डोंट वरी। सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है? देखिए, प्रोटोकॉल ट्रीटी और कन्वेंशन, प्रोटोकॉल सबसे हल्का एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी सबसे मजबूत एग्रीमेंट होता है। अगर उसको कोई साइन कर ले तो तोड़ नहीं पाता है। फिर दिस स्ट्रेटजी ये है कि देना किसी को नहीं है और अपने आप को डेवलप करना है। हाँ, सभी लोग बस एक दूसरे को मतलब वो कर रहे हैं, फूल कर रहे हैं। दे आर मेकिंग फूल टू ऑल, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज को तो पूरा फूल बना रहे हैं वो, अपना पावर दिखा करके। मीटिंग वूटिंग करवाते, मीटिंग में भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन भाई फॉर्मेलिटी है तो इसलिए भेज दे दिया जाता है, जाओ यार मीटिंग वूटिंग करके आओ, नहीं तो कहेंगे गया भी नहीं मीटिंग करने। ठीक, सर जीसीएफ को इम्प्लीमेंट होने का डेट क्या था? जीसीएफ को इम्प्लीमेंट होने का डेट था 1 जनवरी 2020 से लागू हो जाना था, और एक कब तक इम्प्लीमेंट होता, जब तक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट चलता है, 31 दिसंबर 2030 तक। सर ग्रीन क्लाइमेट फंड कम्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट? यस यस, होल वर्ल्ड वर्क्स लाइक इंडियन बाबूज। हाँ हाँ, सब एक दूसरे को उल्लू बनाते हैं यार, सब पूरी इंटरनेशनल रिलेशन ही ऐसा है कि एक दूसरे को उल्लू बनाओ। जहाँ पर अपना फायदा हो पहले उसे देखो, दूसरे का फायदा कम। बट इससे किसका नुकसान हो रहा है? इससे आफ्टर ऑल सब डूब के चले जाएंगे सब। अगर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, 75 साल बाद टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो आने वाली जनरेशन बैठ के रोएगी, गालियां देगी हम लोगों को कि आपने क्या किया, हमें क्या छोड़ के गए। डूबेंगे। अभी कुछ आइलैंड्स तो अभी डूब गए। मालदीव जो इतना इंडिया को लास्ट ईयर वार्निंग दे रहा था, वो तो पहले ही डूब जाएगा। 5 लाख लोग हैं, डूब जाएंगे, भाग के इधर उधर जाएंगे। ठीक है। और भी जब बारिश नहीं होना चाहिए तो बारिश होगी, जब ठंडी होनी चाहिए तो गर्मी होगी, और गर्मी होनी चाहिए तो ठंडी होगी। यही सब उल्टा सीधा होगा। जहाँ पर स्नोफॉल नहीं होना चाहिए वहाँ स्नोफॉल होगा, और जहाँ पर साइक्लोन पहले नहीं आते थे वहाँ साइक्लोन आएगा, और तो इस तरह से तबाहियाँ होंगी। लोग कहेंगे कि नेचर नाराज़ हो रहा है, तो नेचर को जब परेशान करोगे तो नेचर अपना तो वो लेगा एडजस्टमेंट ने,
तो परेशान करेगा ही। नहीं अपने को सुधार रहे हो तो नेचर एक दिन झटका दे देगा। अभी यूएस में भी पोलर फ्रंटल वोर्टेक्स आ गया था लास्ट ईयर। इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिर गया था कि वो -15 और 20 डिग्री सेल्सियस में चला गया था। न्यूयॉर्क में पूरा आइस लग गया था, सड़कों पर बर्फ़ जम गए थे। जिनकी गाड़ियाँ जहाँ थी वहीं पड़ी रह गई, गाड़ियों पे भी बर्फ़ जम गया, गाड़ी उड़ी सब टूट गई। तो फिर इसी तरह से प्रॉब्लम होगी। धीरे धीरे लोग मतलब एलिमिनेट होने लगेंगे, नेचर अपने आप एलिमिनेट कर देगा, सारी बदमाशियां निकल जाएंगी, सारी इंडस्ट्री बनाना निकल जाएगा। नेचर को बैलेंस करके चलना पड़ चाहिए। चलो कोई नहीं, अब हम लोग आते हैं पीडीएफ पर। हम लोग पीडीएफ पर आते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ हाँ चलो आज नेक्स्ट अब पीडीएफ पर आ जाते हैं। जो पीडीएफ है, अभी क्लाइमेट चेंज फिनिश हो गया, क्लाइमेट चेंज ओवर हो गया। पीडीएफ फिनिश कंप्लीट करके फिर हम लोग निकलेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट पर। देखिए सॉल्यूशंस हमने पढ़ लिया नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। अब हम पीडीएफ पर आ जा रहे हैं। जस्ट ए मिनट। हाँ just a minute यार, what happened? This one? इसमें देखिए COP29 समिट 2024 थीम, लोकेशन, सिग्निफिकेंस, इसमें सब डेट वोट दिया है, कुछ मतलब नहीं है, बस देखते जाओ, सब पढ़ा दिया हूँ। इसमें बस देख करके एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए आपके पास दे दिया गया। थोड़ा एक बार कर्सरी लुक ले लेना। कहाँ पर हुआ? बाकू अजरबैजान में हुआ, ठीक है। अच्छा इसके पहले बता रहे हैं कितने COP, कौन कौन से इम्पोर्टेंट COP हैं। तो COP जो इनके हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, COP प्रोटोकॉल 1997 हम लोगों ने पढ़ाई, ठीक है। ये 4.2 नहीं है, 5.2 है, कलेक्टिव टारगेट ऑफ, काइंडली इसको 5.2 कर लो, ये रॉन्ग है, 5.2 है जो हमने बताया। देन COP15 जो कोपेनहेगन में हुआ, यहाँ पर वो बोला गया 2 डिग्री सेल्सियस तक हम कंटेन कर लेंगे टेम्परेचर को बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी। जो हमने पढ़ाया था ना IPCC में कि 1.8 प्लस 0.2 और कब तक, कहाँ तक, यहाँ तक, ये बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी तक हम 2 डिग्री सेल्सियस तक कंटेन कर लेंगे। बात कब बोली गई थी? ये 2009 में बोली गई थी। डेनमार्क में कोपेनहेगन है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हमने अभी पढ़ाया ही। ये जो हमने 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस दोनों की बात किया था ना, देखो एक यहाँ पर टारगेट ये था ना कि इसमें से इतना घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। IPCC पढ़ाते समय बताया था, IPCC पढ़ाते समय 5th रिपोर्ट को हाईलाइट किया था, तो बताया था ना आपको कि 2 तरह के टारगेट थे हमारे पास। IPCC ने दिया था, एक तो 2 डिग्री सेल्सियस तक बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी कंटेन करना है, दूसरा कि बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी अगर पॉसिबल हुआ तो 1.5 तक घटा के लेके चले आएंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। ग्लासगो पैक्ट अभी हुआ, जो ग्लासगो पैक्ट में हमने बोला ना कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड बनाना है, कब तक? 2050 तक। देन लॉस एंड डैमेज फंड 2023 जो पिछले साल दुबई में हुआ था,
तो दुबई में लॉस एंड डैमेज फंड की एक चर्चा की गई। इसका मतलब ये है कि जैसे अब क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है तो हमारे इंडिया में बार बार साइक्लोन आ रहे हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा पावरफुल साइक्लोन आ रहे हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट साइक्लोन आ रहे हैं। तो इससे जो वहाँ पर कोस्टल एरियाज में जो लोग रहेंगे उनका घर गिर जाएगा या नुकसान हो जाएगा। तो जो लॉस हो रहा है ह्यूमन बीइंग को या उनकी लाइफ को, उनकी प्रॉपर्टी का लॉस जो हो रहा है, उसका कंपनसेशन करने के लिए पूरी दुनिया को एक फंड बनाना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को एक फंड बनाना चाहिए। और जहाँ पर लॉस हो रहा है उनको फंड उस कंट्री को देना चाहिए कि भाई आप यहाँ क्लाइमेट हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा, तो इसकी वजह से कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल हो गया, क्लाउड बस्ट हो गया या साइक्लोन बार बार आ गए या कोई और आपदा आ गई, कोई और डिजास्टर आ गया, तो उससे जो नुकसान हो रहा अब उसकी कंपनसेशन करिए, मैं फंड दे रहा हूँ, ऐसा चर्चा किया गया। लेकिन ये फंड बना नहीं, इसमें भी डिस्प्यूट हो गया था। ठीक है, तो ये है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ COP29, तो हमने बोला ना फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, तो क्लाइमेट फाइनेंस की बात पहले ही पॉइंट पर है। अब इसका नया नाम दे दिया गया, क्या? न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, NCQG, इसका नाम दिया गया न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। किस लिए? टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर्टिकुलरली फॉर सपोर्टिंग क्लाइमेट्स एफर्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, सारी बात वही है घुमा फिरा के कि ये जो है फंड की ही बात हो रही है। अच्छा, ग्लोबल एक वर्ड यूज किया गया, ग्लोबल स्टॉकटेक का मतलब है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का हमने टारगेट दिया गया था उसके बारे में असेसमेंट हुआ कि हम कितना उसको पा रहे हैं या कितना फेल हो रहे हैं। तो इसको असेस करने के लिए, इसको इवेलुएट करने के लिए पेरिस क्लाइमेट के टारगेट को, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के टारगेट जो दिए गए थे ना कि 2030 तक हम इतना GHG एमिट कर लेंगे या घटा देंगे, इंडिया को 30 से लेके 33 से 35 और यूरोपियन यूनियन को 40%। तो उसका जो इवेल्युएशन है, असेसमेंट है, इस करने के लिए इस हेडिंग को, इस जार्गन को ला दिया गया। ये नया नया जार्गन है। जार्गन का मतलब कि एक नया नया शब्दावली है। ग्लोबल स्टॉकटेक इवेल्युएटिंग कलेक्टिंग प्रोग्रेस टुवर्ड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। इंडिया स्टेटस एंड रोल एट COP29। तो इंडिया ने ऑलरेडी कमिटमेंट किया है कि हम नेट जीरो टारगेट्स करेंगे। इंडिया हैज कमिटेड टू नेट जीरो एमिशन बाई 2070 हमने बता रखा था वहाँ ग्लासगो में। ग्लासगो वाला जो पढ़ाया कि ग्लासगो में हमने क्या कमिट किया, बाय 2070 विल बी कार्बन न्यूट्रल कंट्री। पूरा वर्ल्ड कब तक होगा नेट जीरो टारगेट? 2050। रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोगों ने क्या यहाँ पर टारगेट बनाया? हम लोगों ने कहा कि हम लोग 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। कब तक? बाय 2030। ठीक है, बाय 2030 तक विल बी जनरेटिंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में हम लोगों ने कहा कि इंडिया हैज अपडेटेड इट्स NDC, मतलब जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था, हम लोगों ने अपने से और उसको और ज़्यादा मतलब ग्रीन हाउस गैस को और कम करने के डायरेक्शन में हम लोगों ने नया टारगेट दिया है कि सेटिंग एम्बिशियस गोल्स इंक्लूडिंग 45% रिडक्शन इन द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 2030 एंड सोर्सिंग 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। हम लोग 2030 तक अपने जितना भी एनर्जी कंजम्पशन करते हैं उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे। और ऐसा करते करते हम क्या करेंगे? 45% रिडक्शन, कार्बन इंटेंसिटी को हम 45% घटा देंगे। ठीक है ना, कार्बन इंटेंसिटी ऑफ GDP का, जैसे आज हमारी जो GDP की वैल्यू है, जो ग्रॉस वैल्यू है, सपोज अभी बजट पेश हुआ था XYZ जितना भी अमाउंट रहा हो, सपोज अगर इसका अमाउंट रहा हो 50,000 करोड़ का बजट रहा हो, तो 50,000 करोड़ की इकॉनमी पैसा बनाने के लिए ठीक है,
उसका 50,000 करोड़ का 45% हम क्या कर देंगे, आज जैसे 50,000 करोड़ बनाने के लिए जितना हम कार्बन इमिट कर रहे हैं उस कार्बन का हम 45% घटा देंगे बाय 2030 तक, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ। फिर हम इंडिया ने कमिट किया है कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ मूवमेंट भी हम चला रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने सिटीजन्स को भी बता रहे हैं कि कैसी लाइफ स्टाइल जियो जिससे कि एनवायरनमेंट का कम से कम नुकसान हो। तो ये लाइफ मूवमेंट है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट, और ये वर्ल्ड लेवल पर अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, इंडिया ने ही सजेस्ट किया था। करेंट डेवलपमेंट एंड चैलेंजेज, करेंट डेवलपमेंट एंड चैलेंजेज, वही इधर उधर की बातें लिख दी गई हैं। देखिए ये था कि 100 बिलियन एनुअली देने का था, वो भी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है कि भाई चैलेंज में हम लोग पढ़ रहे हैं कि बोला गया था पहले कि 100 बिलियन दिया जाएगा $, बट वो भी नहीं हो रहा। 300 बिलियन की बात कर रहे हैं, 300 बिलियन कैसे देंगे जब अभी पहला ही टारगेट नहीं पूरा कर पाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हाईलाइट की गई हैं। और अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं, ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन एंड कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर और क्या इम्पॉर्टेंट है, ये सब हेडिंग है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, ये टर्म देखना है, NCQG का फुल फॉर्म क्या है ये देखना है, और ये भी देखना है कि ग्लोबल स्टॉक टेक एक नया वर्ड आ गया, ये क्या है, ठीक है। और ये लॉस एंड डैमेज फंड, लास्ट ईयर बात हुई थी दुबई में जब ACOP 28 हुआ था। बस यही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द क्लाइमेट चेंज का ये है। अब इसमें हम इसको हटाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ओजोन से लेकर के क्लाइमेट चेंज तक क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस आप करिएगा। इसके आंसर भी दिए गए हैं साइड में, साइड का मतलब दूसरी PDF में दिया गया, आपको भी मिल गया होगा, ठीक है। यू आर सपोज टू डू क्वेश्चंस एट होम। अब जैसे रेस टू जीरो कैंपेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ, तो आपको पहले ही पता होगा कि जीरो कैंपेन का मतलब कार्बन न्यूट्रल, तो UNFCCC के ही द्वारा रहेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। देखिए ग्लोबल स्टॉक टेक विच इज फ्रिक्वेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। तो अब आपको अभी हमने बताया कि वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाला उसमें लिखा था, तो पेरिस एग्रीमेंट, तो इस तरह से देखिए 85% रिडक्शन कर देना है HFC का, लेकिन यहाँ 80% ही दिया है, तो इट्स ओके। जब एग्जाम में क्वेश्चन में जब 85 नहीं मिल रहा तो आसपास मिल रहा उसी को मान लेंगे। या अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा, कंपलसरी कर दिया है, तो भैया 85% वहाँ दिया था यहाँ नहीं है, तो इसके मतलब ये रॉन्ग है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू नेट जीरो इमिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ दिया गया है, आप पढ़िएगा इसको। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान ये सब दिया है कि ग्रीन इंडिया और ये सब कौन कौन से पॉइंट हैं, इसके पार्ट कौन से नहीं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ग्रीन हाउस गैस, इसमें से मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। वाटर वेपर भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन भी है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन कह रहा मेजर ग्रीन हाउस नहीं है। तो मेजर कौन सा नहीं है, ओजोन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िएगा, आंसर्स आर गिवन ही है, यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं, देखो आंसर्स दिए गए हैं, आंसर के एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं।
किगाली एग्रीमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भी दिया गया है, ग्लोबल स्टॉक टेक भी दिया गया है, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं इनका नाम भी दिया गया। यही सब क्वेश्चन करने से ही फायदा होता है। रेस टू जीरो किसका है? UNFCCC का है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा। डन। अब इसी पर मैं बता दे रहा हूं कि एजेंडा 21 नहीं, अलग से बता देता हूं, यहाँ पर बताने से ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं वापस आ रहा हूं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज में हम लोगों ने अब ऑलमोस्ट ख़त्म करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज, तो एजेंडा 21 बता देते हैं कि ये क्या है। जैसे आज तक जो सबसे ज़्यादा चर्चित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहाँ से आया? एजेंडा 21 से आया। एजेंडा 21 क्या है? इट इज एन आउटकम ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल इट इज एन आउटकम ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सेकेंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस का ये पार्ट है। ठीक है, ये आउटकम है। सेकेंड इंटरनेशनल एनवायरमेंट कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था इन मई एंड जून 1992 में हुआ था। वहाँ पर जो सेकेंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पर एजेंडा 21 निकल के आया था। और एजेंडा 21 में क्या बोला गया था? देखो, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई और जो बोला गया 21st सेंचुरी में इम्प्लीमेंट होगा। तो देखो 1992 में उस समय 20th सेंचुरी चल रहा था, 21st सेंचुरी नहीं चल रहा था, लेकिन आने वाला था 21st सेंचुरी, तो इसलिए इसमें एजेंडा 21 नाम दे दिया गया। एजेंडा 21 इज द डॉक्यूमेंट, एजेंडा 21 इज द डॉक्यूमेंट। ठीक है, एजेंडा 21 इज द डॉक्यूमेंट अंडर विच concept of sustainable development concept of sustainable development, sustainable development का मतलब SD was given which was supposed to be implemented in 21st century. Sorry. Agenda 21 is the document under which concept of SD was given, which was supposed to be implemented in 21st century. 21st century में जो implement होना था और अभी हो रहा है, तो इसलिए एजेंडा 21 इसका नाम दिया गया। अब आपको ये पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, व्हाट इज SD। SD मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ SD was first time, concept of SD was given by Brundtland Commission
ब्रंटलैंड कमीशन। कमीशन बनाया गया था इन बिटवीन 1983 से लेके 86 के बीच में कमीशन का टेन्योर था। ग्रो हरलिम ब्रंटलैंड थी, ये नॉर्वे की पीएम थी। ग्रो हरलिम नॉर्वेजियन पीएम, मतलब नॉर्वेजियन पीएम का मतलब नॉर्वे की ये पीएम थी, लेडी थी, ठीक है। तो इन्हीं को हेड बना दिया गया इस कमीशन का, जिसमें टास्क दे दिया गया कि आपको डिफिनीशन बताना है एसडी का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एसडी वाज गिवन बाय दिस कमीशन इन बिटवीन दिस टू दिस। And according to this commission, sustainable development is a type of development according to this commission, sustainable development is a type of development. SD is a type of development. According to this commission, SD is a type of development under which SD is a type of development under which present generation live in fullest मतलब best possible way without under which present generation live in fullest or best possible way without compromising prospects of future generation। ठीक है। एसडी क्या है? एसडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि वर्तमान जनरेशन अपने बेस्ट पॉसिबल वे में जिए, बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए, लिव इन फुलेस्ट और बेस्ट पॉसिबल वे विदाउट कंप्रोमाइजिंग प्रोस्पेक्ट्स मतलब संभावना ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जैसे हम इस तरह से एग्रीकल्चर करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ग्राउंड वाटर छोड़ के जाएं, इस तरह से एग्रीकल्चर करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अर्थवार्म छोड़ के जाएं। ऐसा नहीं फर्टिलाइजर मिला दें कि अर्थवार्म एक्सटिंक्ट हो जाए, और अर्थवार्म एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो फिर क्या सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। ऐसा कुछ हो रहा है कुछ जगहों पर इंडिया में, पंजाब में इतना ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज कर दिया गया कि अर्थवार्म मरने लग रहे हैं। तो अगले आने वाली जनरेशन क्या करेगी? वो फार्मिंग नहीं कर पाएगी, फार्मिंग भी नहीं, इंडस्ट्री भी नहीं, कुछ भी नहीं। इंडस्ट्री भी इस तरह से किया जा रहा है कि सब एक्सट्रैक्ट कर लिया जा रहा है ग्राउंड वाटर, तो फिर बचेगा क्या आने वालों को? कुछ नहीं बचेगा। तो इसकी बात यहाँ की जा रही है, ठीक है। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इसको मिनिमाइज नहीं करूँ मैं। अब आप नोट कर लीजिए, ये था एजेंडा 21। एजेंडा 21 सर जीसीएफ का नया नेम NCQG हो गया है। हाँ, इन लोगों ने सजेस्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन अभी हुआ कहाँ है।
सर कार्बन क्रेडिट क्या होता है मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये सब जो इस तरह के जो मिसलेनियस टॉपिक हैं उसको मैं यहीं पर डील कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। चलिए अब इसमें देखिए, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आपने उधर नोट कर लिया होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट को मीट आउट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इसमें इंटरेस्ट लिया और उसने एक स्कीम बनाया। तो देखिए, इन ऑर्डर टू अचीव targets of, in order to ensure implementation of concept of SD, UNO launched following goals। यूएनओ ने फॉलोइंग गोल्स को लॉन्च किया। तो क्या है फॉलोइंग गोल्स? देखिए, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG, ठीक है ना। तो कितने MDG? 8 MDG। डेडलाइन कब से कब तक था इसको अचीव करने का? 2000 से लेके 2015 तक। देन 17 SDG। SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। इसमें क्या है? 2050 से लेकर के 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। ये तो आउटडेटेड हो गया, ये डन हो गया है। पार्शियली अचीव्ड, फुल्ली नहीं अचीव्ड हुआ, पार्शियली अचीव्ड। और अभी ये ऑनगोइंग है, ठीक है, ये ऑनगोइंग है। अब इसमें ये जो अभी ये 17 है, इसको आप नेट से पढ़ सकते हैं। इसमें जो 3 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 13, 14, 15। SDG 13, SDG 14 एंड SDG 15। ये क्या है? तो 13 बोलता है कि लाइफ इन एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट एक्शन, मतलब क्लाइमेट को कंट्रोल करना होगा। और ये दिस वन इज 14 इज लाइफ बिलो वाटर, मतलब इसको ऐसे कर दो ना, लाइफ इन एयर, लाइफ बिलो वाटर, पानी में। बिलो वाटर का मतलब ओशन में, और एयर का मतलब एटमॉस्फेयर, है, ठीक है। और यहाँ पर लाइफ ऑन लैंड, सरफेस पर, ग्राउंड सरफेस पर किस तरह की लाइफ, इन तीनों के बारे में बात किया गया है। बाकी भी आप रट लेना, ये सब रट्टाफिकेशन है, यहाँ पर कुछ किया नहीं जा सकता, तो आप इसको पढ़ सकते हैं।
नॉर्वेजियन पीएम क्या है? नॉर्वेजियन पीएम ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का डिफिनीशन दी थी, उनके अंडर में ही ब्रंटलैंड कमीशन बनाया गया था, मतलब उन्हीं के नाम से कमीशन जाना जाता है, उनका नाम ही था ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। और 1983 से लेके 86 तक उस कमीशन की वो हेड थी और उन्होंने डिफाइन किया, 3 साल ले लिया समय इसको डिफाइन करने में। अब कुछ लोग कार्बन क्रेडिट पूछ रहे हैं, तो कार्बन क्रेडिट भी मैं बता दे रहा हूँ। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? सर यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अब कार्बन क्रेडिट पढ़ लो। कार्बन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट क्या है? तो देखो, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो था ना, वहां से निकला हुआ वर्ड है, ठीक है। उस समय क्या था, UNFCCC ने कहा डेवलपिंग कंट्री पे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर लीगली बाइंडेड है। तो कार्बन क्रेडिट अभी मैं डायग्राम के द्वारा समझा रहा हूं। तो देखो, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर कार्बन इमिशन को कट करना, GHG इमिशन को घटाने का लीगल बाइंडिंग था और डेवलपिंग पर मोरल बाइंडिंग था। तो सपोज हमने 2 डेवलप्ड कंट्री लिया। एक्चुअली उस समय डेवलप्ड कंट्री परेशान थे, डेवलपिंग को तो छूट थी कि आप मीट करना है, लेकिन अगर फेल हो गए तो पेनाल्टी नहीं है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर पेनाल्टी थी कि अगर आप फेल हुए तो पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, डेवलप्ड कंट्री ऑस्ट्रेलिया है और ये जापान है। अब दोनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो जितना जिसका जोग्राफिकल एरिया होता है उसको ज़्यादा कार्बन इमिट करने का राइट दिया जाता है। तो सपोज जो इनको कोटा दिया गया, कोटा टू एमिट, ठीक है, GHG, तो इनको दिया गया, सपोज मैं इस कलर से लिख रहा हूं, एक कोटा टू इमिट GHG, और येलो कलर से लिख रहा हूं एक्चुअल इमिशन ऑफ GHG, एक्चुअल इमिशन ऑफ GHG, ठीक। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने सपोज इसको दिया गया कि आप 1 ईयर में इतना यूनिट रिलीज करेंगे। अच्छा, यहां पर ये भी जान लो, जस्ट अ मिनट, 1 क्योटो यूनिट इक्वल टू 1 टन GHG एमिशन, ठीक है। 1 क्योटो यूनिट इक्वल टू 1 टन GHG एमिशन। तो सपोज इनको दिया गया इतना इमिट करने का, और जापान छोटा कंट्री, इसे कम दिया गया, इसे सपोज
100 क्योटो यूनिट दिया गया इमिट करने का, और ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा दिया गया टारगेट इमिट करने का कि भाई आप बड़े देश हो, जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है, जोग्राफिकल एरिया के आधार पर एक कोटा लिमिट आप GHG एमिशन दिया जाता था। लेकिन आज देखो अब इसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने सपोज 190 क्योटो यूनिट ही एमिट किया, 190 क्योटो यूनिट ही एमिट किया, और इसने सपोज इसने 110 क्योटो यूनिट एमिट कर दिया, इसने ज़्यादा एमिट कर दिया, जितना इसको एमिट करना था उससे बढ़ के। तो अब देख रहे हैं ये शॉर्टफॉल हो गया, ये टारगेट लिमिट से ऊपर निकल गया, और ये टारगेट लिमिट से एक्सीड कर गया, और ये टारगेट लिमिट से अंडर लिमिट ही एमिट किया। इसके पास अभी 10 यूनिट बचा हुआ है, तो ये जो 10 यूनिट इसके पास बचा हुआ है, अब जापान क्या है, कोटा लिमिट एक्सीड कर गया, डिफॉल्टर हो गया, तो जापान के पास अगर पैसा है तो ऑस्ट्रेलिया से 10 यूनिट खरीद के अपने में एडजस्ट कर सके। तो इस तरह से देखो अब इसने इसको कार्बन 10 यूनिट 10 KU कार्बन को क्रेडिट कर दिया, कार्बन इज क्रेडिटेड टू जापान बाई ऑस्ट्रेलिया तो इस तरह का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस तरह से जो कार्बन का यहाँ से यहाँ तक ट्रांजैक्शन हुआ, उसी को ही कार्बन क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। और इसी को भी दूसरा नाम भी देते हैं, इमिशन ट्रेडिंग भी बोलते हैं, और तीसरा नाम भी देते हैं, कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं, ठीक। गेटिंग माई पॉइंट यही है कि एट द टाइम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल ऑल डेवलप्ड कंट्रीज वर सपोज्ड टू emit the GHG as per their fixed quota limit। तो क्योटा लिमिट ऑस्ट्रेलिया जिसका एंड द कोटा लिमिट वाज बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल एरिया, जिसका जितना बड़ा जोग्राफिकल एरिया था उतना उनको ज़्यादा कोटा लिमिट दिया गया था GHG एमिट करने का 1 ईयर में। ये 1 ईयर का टारगेट है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आई टुक 2 कंट्री, बोथ आर डेवलप्ड कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ऑस्ट्रेलिया इज बिगर कंट्री, 6th लार्जेस्ट कंट्री, तो इसको ज़्यादा कोटा लिमिट मिला पर ईयर में, पर ईयर का ये टारगेट है। जापान छोटा कंट्री है तो इसको कम मिला कोटा लिमिट। अब इसने कोटा लिमिट जितना दिया गया था उतना नहीं इमिट किया, उससे कम इमिट किया और इसने एक्सीड कर गया। तो ऐसे में इसका एक फेल हो गया, तो ये यहाँ पर स्पेयर जो 10 यूनिट बचा यहाँ से परचेज करके अपने को बैलेंस कर सकता है। तो इस तरह का परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द कार्बन इज नोन एज कार्बन ट्रेडिंग। और जो कार्बन बेच रहा है रिसीवर कंट्री को, तो ये इसको बोला जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया इज क्रेडिटिंग इट्स ए स्पेयर्ड मतलब एक्स्ट्रा कार्बन, अनयूटिलाइज्ड कार्बन टू जापान आफ्टर टेकिंग मनी, पैसा लेकर के। तो इस तरह से जब कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको हम ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये है कार्बन क्रेडिट, आप नोट डाउन कर लीजिए। MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये आउटडेटेड हो गया, अब इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम जानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पुराना नाम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। और जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो गोल में 17 पॉइंट्स दिए गए हैं, 17 पॉइंट्स, उसके वो और कंसाइज करके 8 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। सर ये क्योटो प्रोटोकॉल के फेल होने के बाद भी अभी भी ये टर्म यूज होगा, चर्चा में कभी कभी आ जाता है, तो यू शुड बी नोइंग कि ये कार्बन क्रेडिट क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज को कंप्लीट किया
अब इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का PDF लगा हुआ है, लेकिन अब टाइम नहीं है, तो बेटर इज टू स्टार्ट टुमारो। कल से स्टार्ट करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। आज के लिए बस इतना ही इनफ है, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, और चलते हैं इसी के साथ, ठीक। कल मिलेंगे सेम टाइम।